जय श्री राम। आज हम एक बहुत ही खास विषय के बारे में बात करेंगे। यह विषय विवाह, वैवाहिक संबंध, कुंडली मिलान, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यदि आप मंगल दोष को नहीं समझते हैं, यदि आप शुक्र ग्रह को नहीं समझते हैं, तो आप अपने वैवाहिक संबंधों को भी नहीं समझ सकते। यानी आज के समय में हर व्यक्ति विशेष के मन में ये सवाल होता है कि घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने कहा जी मंगली है। अब मांगलिक सुनकर अगर किसी के यहाँ लड़का मांगलिक है तो शायद उसको इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर किसी की लड़की मांगलिक पैदा हो गई तो उसके मन में चिंता हो जाती है अगर ये तो मांगलिक है। जबकि उनको जैसा समझाया गया या उनको जैसा दिखाया गया है वो उसी के हिसाब से परेशान होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति ज्योतिष की गहराई को नहीं जानेगा वो आपको इतना ही कहेगा कि भैया मंगल दोष है, इससे मृत्यु हो जाती है, मंगल दोष है, इससे ये हो जाएगा, मतलब सारी नेगेटिव बातें आपको गिनवाएगा। फिर आप उससे पूछोगे जी उसका उपाय क्या है, कि उपाय हम करा देंगे। 20,000 रुपये का खर्चा है, 25 का खर्चा है, या दुनिया भर की चीज़ें आपको बता देंगे, चाहे आपका मंगल दोष उतरे या ना उतरे, लेकिन उसका तो उतर जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि उसको तो जो काम करना था वो कर गया। कि थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, ईश्वर ने आपको किसी पर्टिकुलरली डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पर पैदा कर दिया है तो कुछ तो उन्होंने सोचा होगा कि आपके पिछले जन्मों के आधार पर मैं आपको मंगल की स्थिति कौन से भाव में दे रहा हूँ। कि कोई व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन प्रॉब्लम में है, लेकिन उसको इस जन्म के बारे में पता है, लेकिन अपने पिछले जन्म के बारे में तो नहीं पता, जिसके आधार पर वो लेकर पैदा हुआ है कुंडली अपनी, कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पिछले जन्म में रही है, आपने किसी को सताया है, परेशान करा है, या आपकी वजह से वैवाहिक जीवन उसका खराब रहा है, जो आपको आज अन्य ग्रह स्थितियों की वजह से भुगतना पड़ रहा है अपने जीवन के अंदर। इसलिए मंगल दोष को देखने से पहले या कुंडली में यह है कि आप मांगलिक हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो समझे कैसे। कि 12 भाव कुंडली के हमने देखे हैं, लगन से लेके 12वें घर तक, लेकिन सिर्फ इन 5 घरों में ही मंगल दोष क्यों बनता है? पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां भाव। क्योंकि उससे पहले हम मंगल को समझते हैं, क्योंकि मंगल सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा स्पीडली वर्क करता है, इसलिए इसको हम सेनापति कहते हैं। चोट है, एक्सीडेंट है, क्रोध है, एग्रेशन है, जल्दबाजी है, गोली कांड है, कहीं बम फट गया, कहीं कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो गई, वो बिना मंगल के नहीं होती। कहीं चीरा टाका है, कहीं सर्जरी है, कहीं चीर फाड़ है, ये सब बिना मंगल के नहीं होता। इसलिए मंगल ग्रह को कहा गया है एक एनर्जी का पुंज। कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि मंगल कहाँ बैठा है, निश्चित आपकी सारी एनर्जी उस स्थान पर लगी हुई होगी। यदि मंगल आपके लगन में बैठ गया है तो आप समझ लीजिए आप एक निश्चिततः एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आप हिम्मती हैं, साहसी हैं, ऊर्जावान हैं, कुछ जल्दबाज भी हैं, कुछ क्रोधी भी हैं। तो ये मंगल आपके लगन में अगर बैठ गया है तो ये आपका स्वभाव है। अब आप सोचते हो कि जी मैंने इसकी पूजा करा दी और ये मंगल दोष कट गया, भाई वो कहाँ गया? मंगल तो वहीं का वहीं बैठा, वो कहाँ चला जाएगा? शास्त्र के अनुसार सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि भैया अगर आपकी कुंडली के अंदर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल बैठा है तो ये मंगल दोष है। व्रत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि इसको चंद्रमा और शुक्र से भी देखना चाहिए, क्योंकि लग्न आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा आपकी मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र विवाह का कारक है। लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी है वो लगन से ही है, क्योंकि अगर आप तीनों ही लगन से देखने लगे तो कम से कम ये निश्चित होगा कि 100 में से 90 लोग मांगलिक जरूर निकल जाएंगे। क्योंकि शास्त्र की मानोगे तो लगन, चंद्र और शुक्र तीनों से देखना चाहिए, और 100 में से 90 हॉरोस्कोप ऐसी होंगी जिसमें आपका मंगल दोष निकलेगा ही। तो आप कहाँ तक बच सकते हो? कुछ लोग तो क्या है, लगन, चंद्र और शुक्र तीनों से मंगली हो जाते हैं, यानी उनका मंगल दोष औरों के मुकाबले ज़्यादा है भी है। कुछ लोग लगन और चंद्रमा से ही हैं तो उनका भी औरों के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्राथमिकता सिर्फ लगन को दी गई है, क्योंकि लगन हमारा प्रधान है, लगन से ही हम हॉरोस्कोप को देखते हैं। हाँ, आपका लगन अगर वीक है तो आप चंद्रमा से देखो, लेकिन पहली प्रधानता लग्न से ही कही गई है। कि अगर आपके लगन पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में मंगल
अपनी राशि का होके बैठा है या उच्च का होके बैठा है तो यहाँ मंगल दोष नहीं लगेगा। यहाँ मंगल दोष नहीं लगेगा, मंगल तो अभी भी वहीं बैठेगा और मंगल अपनी पूरी हरकत दिखाएगा भी, लेकिन मांगलिक दोष की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स में कमी दिखाई देगी। दूसरा नियम है कि अगर आपकी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर के अंदर मंगल बैठा है तो वहीं आपके जीवन साथी के इन्हीं भावों में शनि बैठता है तो भी इसको एक मंगल दोष भंग भी कहा गया है। लेकिन अगर दूसरी तरीके से देखें और लॉजिकली देखें कि आपके 7वें घर में मान लीजिए मंगल है, ये अशुभ ग्रह है, और जीवन साथी के 7वें घर में शनि है, ये भी अशुभ ग्रह ही है, तो भैया दोनों जगह अशुभ ग्रह हैं तो ये तो प्रॉब्लम को बढ़ाने चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि भाई अगर गर्मी को गर्मी ही काट दे या लोहे को लोहा ही काटेगा, तो इस तरीके की चीज़ें कि भाई मेलेफिक्स प्लैनेट सी मेलेफिक्स प्लैनेट की काट है। तो ये दो नियम मंगल दोष को भंग करते हैं। पहला आपकी कुंडली पे ही पता लग जाएगा, दूसरा आप जिससे शादी करने वाले होंगे उसकी कुंडली से ही पता लगेगा। लेकिन अगर आपके लगन में मंगल है, चाहे वो उच्च है, चाहे वो स्वराशि है, चाहे वो मित्र राशि है, चाहे वो नीच है, वो कैसा भी है, तो वो मांगलिक तो है ही है। इसलिए आप उसको मंगल को समझिए कि अगर आपका बच्चा एग्रेसिव है, आपका बच्चा क्रोधी है, तो उसकी एनर्जी लगन में लगी हुई है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत है, ये खाली नहीं बैठ सकते। और अगर आपने इनको काम नहीं दिया, ये काम पे नहीं गए, तो फिर क्या होगा? मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पे, ये घर के वातावरण में कलह उत्पन्न करेंगे, फिर घर में ऑर्डर चलाएंगे लोगों पे। सप्तम भाव पे देखेंगे तो जीवन साथी पे ऑर्डर चलाएंगे, उसे अपने कब्जे में रखने की कोशिश करेंगे। तो लगन में अगर मंगल बैठता है तो चौथे, 7वें और 8वें घर पे दृष्टि जाती है, और ये सभी भाव घर की सुख शांति, वैवाहिक संबंध और मांगल्य से जुड़े हुए हैं। तो आप इसे कहाँ भगा दोगे? लेकिन आप मंगल को समझना पड़ेगा। अगर आप मंगल को नहीं समझते हैं तो फिर आप यही करते रहेंगे, मैं ये उपाय कर लूँ, मैं वो उपाय कर लूँ, ऐसे कर दूँ और वैसे कर लूँ, और फाइनली आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। यही स्थिति चौथे घर में है, क्योंकि चौथे घर से, घर जो होता है वो पारिवारिक सुख शांति का है। उसमें भी अगर मंगल चौथे घर के अंदर मान लीजिए बैठ गया, अपनी राशि का होके या उच्च का होके बैठ गया, तो वो अच्छा हो गया। उसके विपरीत मंगल यहाँ शत्रु राशि का है या अगर नीच का हो गया है तो ये प्रॉब्लम में है, क्योंकि एक तो वो 4th हाउस में शत्रु की राशि में चला गया, तो जरूर आपके घर के अंदर डिस्टर्बेंस देगा। और वही मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ आती है? आपके सप्तम भाव पे आती है, यानी फिर इसका वैवाहिक जीवन से संबंध है, फिर आप जीवन साथी के से सुख मांगेंगे, क्योंकि ये मंगल की चौथी दृष्टि सुख की दृष्टि है। और मंगल की दृष्टि रिक्वेस्ट करने वाली दृष्टि नहीं है। मंगल रिक्वेस्ट नहीं करता है, वो कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, और प्यार से दो तो प्यार से दे दो, नहीं तो मैं मार से ले लूँगा, लेकिन मैं तो ले ही लूँगा। क्योंकि उसकी सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, इसलिए वो अपने जीवन साथी के ऊपर हक जमा के, अधिकार जमा के उसको अंडर में रखना चाहता है। यही मंगल अगर आपके 7th हाउस में बैठ जाए तो सप्तम भाव वैवाहिक संबंधों का, अब ये क्या है? सप्तम भाव में आपका जीवन साथी है, जीवन साथी के सप्तम भाव में मंगल है, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होने वाला है। मंगल की तरह उसका स्वभाव हो जाएगा, और वो 7वें घर में मैलेफिक्स होने के कारण आपके जीवन मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस दे देगा। लेकिन यही मंगल आप देखिए कि लगन और दूसरे घर को दृष्टि देता है, यानी जिसकी कुंडली में ये है उसके जीवन साथी का तो स्वभाव हो ही गया, लेकिन उसकी दृष्टि भी लगन पे है, यानी आपको भी क्रोधी कर देगा, आपके जीवन साथी को भी कर देगा, और आपके 2nd हाउस को भी देखेगा, तो वे ऑफ टॉकिंग को भी आपकी थोड़ा सा कष्टदायी कर देगा। शास्त्र का एक प्रिंसिपल है कि जिन लोगों की कुंडली में 7वें घर में मंगल हो तो उन्हें ऐसी कन्या या पुरुष के साथ विवाह करना चाहिए जिनके 8वें घर में मंगल ना हो, क्योंकि सप्तम भाव और अष्टम भाव ये दोनों एक दूसरे से दूसरे हैं। लगन से दूसरा भाव होता है दूसरा भाव, लगन और उससे दूसरा 2nd हाउस। इसी तरीके से सप्तम भाव से दूसरा अष्टम, सप्तम में बैठ के भी मंगल दूसरे घर को देखेगा, अष्टम से भी बैठ के दूसरे घर को देखेगा, यानी यहाँ से आपके
वैवाहिक संबंध खराब होते हैं और आपका मांगल्य जीवन खराब होता है, वे ऑफ टॉकिंग खराब होती है, झगड़े झंझट होते हैं। अब यही मंगल अगर आपका 8th हाउस में बैठेगा और पीड़ित हो जाए तो आपकी विवाह में विलंब करेगा। बहुत देखा गया है कि विवाह में बहुत विलंब कर देता है, मैरिज का सुख मिलने में प्रॉब्लम होती है। और यही मंगल अगर 12वें घर के अंदर बैठा हुआ हो तो 12वां घर किसका? आपका बेडरूम का है, आपके एनर्जी का है, आपको अपनी एनर्जी लगाने के लिए कहीं चाहिए। इसलिए बहुत बार जिन लोगों के 12वें घर में मंगल होता है उन लोगों का वैवाहिक संबंध इस वजह से भी खराब होता है क्योंकि उनका जीवन साथी उनके सेक्सुअल नीड को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में देखा भी जाता है कि जब सेक्सुअल नीड घर पूरी नहीं हो रही है तो वो बाहर से पूर्ति होती है। तो ये चीज़ भी इसमें देखी गई है। यानी क्योंकि मंगल अगर 12वें घर पे बैठेगा तो उसकी भी दृष्टि सप्तम पे आएगी। पहले घर में बैठ रहा है तो सप्तम को देख रहा है, चौथे में बैठ रहा है सप्तम को देख रहा है, सप्तम में बैठा ही है और 12वें से बैठ के भी सप्तम को देख रहा है। तो कुल मिलाकर मंगल का सारा टारगेट 7th हाउस पे है। इसीलिए महर्षि पराशर जी ने सिर्फ ये 5 भाव लिए हैं। उन्होंने तीसरा घर तो नहीं लिया, उन्होंने 5वां भी नहीं लिया, छठा भी नहीं लिया, 9वां 10वां भी नहीं लिया, सिर्फ 7th हाउस पर इसका एस्पेक्ट लिया है क्योंकि सप्तम भाव से हम विवाह को देखते हैं। तो ये मंगल इसीलिए आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए अगर आप अपने मंगल को नहीं समझ पाते हैं तो आप वैवाहिक संबंधों को समझ नहीं पाएंगे। अब एक बात इसमें और है, क्या मांगलिक का विवाह ही मांगलिक से होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी मांगलिक का विवाह मांगलिक से कर दो, इनका बहुत अच्छा चलेगा। इतने सारे केस मेरे पास हैं कि दोनों मांगलिक हैं फिर भी प्रॉब्लम है, एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है, प्रॉब्लम भी है और प्रॉब्लम नहीं भी है। ऐसी भी कुंडलियाँ हैं जिनकी में जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी भी कुंडलियाँ जिनके जीवन में प्रॉब्लम है। क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप ये सोच रहे हो कि मंगल की वजह से ही हमारा वैवाहिक जीवन पूरा डिस्टर्ब है तो ये गलत है। बाकी के 8 ग्रहों की भूमिका भी कुंडली में देखी जाती है। अब मंगल अगर नीच का हो रहा हो, मंगल दोष बना रहा हो, तो ये एक और प्रॉब्लम का विषय है क्योंकि मंगल यहाँ चंद्रमा की राशि में नीच का होता है और चंद्रमा मन का कारक है और उस पर मंगल जैसा ग्रह बैठे तो आपको बहुत तेजी से ही एग्रेशन देने में सक्षम है। खास तौर पे अगर मंगल महिलाओं की कुंडली में नीच का हो और इन भावों में बैठ जाए तो ऐसी महिलाओं को अपने चरित्र पर बहुत संयम रखना चाहिए। अदरवाइज ऐसी महिलाओं का जो चरित्र है वो खराब हो सकता है, आप अपने जीवन में भटक सकते हैं, इसको आप ये कह सकते हो। क्योंकि मंगल महिलाओं के लिए जीवन में उनकी यौन शक्ति का कारक माना जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें मंगल से देखी चाहिए और ख़ास तौर पे स्त्री की कुंडली में मंगल अगर नीच का हो तो उसको खास तौर पर देखना चाहिए। अब ये दोनों जो सारे नियम मैंने आपको बताए हैं ये लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों पर लागू होते हैं। आप लगन कुंडली में मंगल इन स्थानों में बैठा है और नवांश कुंडली में भी, आप ये मत सोचना कि लगन कुंडली में मंगल चौथे घर में है अपनी राशि का है तो मंगल दोष भंग हो गया। हाँ, मैंने कह दिया आपको यहाँ से मंगल दोष भंग हो जाता है, लेकिन ये वाला भंग होने का जो रूल है ये नवांश में अप्लाई नहीं होता। बाकी सारे रूल्स अप्लाई होते हैं कि अगर नवांश के भी पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल होगा तो वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देने में सक्षम है क्योंकि वहाँ से भी वो 7th हाउस को लगातार अपना टारगेट बनाता है। तो ये तो थी मंगल दोष से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। अब दूसरा प्लेनेट आता है क्योंकि मंगल का पूरा कनेक्शन कहाँ से आया? वैवाहिक संबंधों से आया। अब आता है दूसरा कनेक्शन शुक्र ग्रह, वीनस प्लेनेट। और जहाँ पर शुक्र की बात आती है वहाँ पर विवाह की बात आती ही है क्योंकि काल पुरुष के सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, काल पुरुष के सप्तम भाव का कारक शुक्र है। शुक्र को अधिकतम 2 ही जगह का मुख्य कारक कहा गया है। चौथे घर का कारक है क्योंकि उसको लग्जरी है और सप्तम भाव का कारक है क्योंकि उसका कारक विवाह है। इसलिए शुक्र ग्रह का जीवन में शुभ होना जरूरी है क्योंकि जब आपको जीवन में चौथे घर का कारक है तो सुख शांति अगर आपके जीवन में नहीं है और उस सुख शांति का अभाव का विशेष कारण अगर आपका विवाह बन जाता है तो हम यही कहते हैं कि भैया इसके जीवन में काफ़ी डिस्टर्बेंस है। अगर आप 7th हाउस को देख रहे हैं, 7th लॉर्ड को देख रहे हैं तो आप शुक्र को भी जरूर देखें क्योंकि बिना शुक्र के आपको सुख नहीं मिलेगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, उसको देख रहा है तो वो विवाह का प्रस्ताव है
कि वो विवाह कराएगा। जल्दी कराए लेट कराए बात अलग है, विवाह कराएगा। लेकिन उस विवाह को चलने में कितना सुख मिलेगा, उस वैवाहिक जीवन में कितना सुख है, उस वैवाहिक जीवन का मजा आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये आपको शुक्र ग्रह से पता लगेगा। इसलिए शास्त्र में शुक्र को कहा जाता है ब्यूटी ऑफ मैरिज। इसको स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में देखा जाना चाहिए कि भैया शुक्र ग्रह को ऐसे देखो जैसे एक विशेष ग्रह को देख रहे हो, कि जब शादी की बात हो, आपने देखा 7वें घर का मालिक 7वें घर में है, शादी होने रही, 30 साल की उम्र हो गई, फिर हमने शुक्र को देखा तो शुक्र बहुत बुरी तरीके से कुंडली में पीड़ित मिला। यानी 7वां घर चाहता है कि विवाह हो, इच्छा है, लेकिन ब्यूटी ऑफ मैरिज देने वाला प्लैनेट शुक्र शादी का सुख नहीं दे पा रहा। अब ऐसे में मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है और आपका शुक्र वीक है, तो आप ये देख लेना शादी के महीने 2 भर के महीने के अंदर ही आपकी ब्यूटी ऑफ मैरिज में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में विवाह के सुख का अभाव होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ सोचेंगे, जीवन साथी कुछ सोचेगा। जब आपके बीच में मनभेद हो जाएंगे, आप दिन में एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो इसका पूरा असर आपके बेडरूम पे पड़ेगा। फिर क्या होगा, शुक्र बेडरूम का कारक है। फिर आपके लिए जीवन में इस तरीके की लग्जरी नहीं मिलेंगी, फिर आपको रति सुख नहीं मिलेगा, फिर आपको स्त्री या पुरुष सुख नहीं मिलेगा। और यदि जिसके साथ विवाह हो रहा है उसकी कुंडली का भी शुक्र खराब है, तो ऐसे लोग भले ही पूरे जीवन में इनके आपस में कभी डाइवोर्स या सेपरेशन ना हो, लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती। इसलिए अगर आप बार बार आपका फोकस इसी चीज पे जाता है कि सप्तम भाव को देखो, तो भैया कारक किसी भी भाव की सुंदरता है, और सुंदरता है तो ब्यूटी ऑफ मैरिज है, और ब्यूटी ऑफ मैरिज है तो भैया इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको देखना पड़ेगा, अनदेखा नहीं कर सकते। क्योंकि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में हमारी लस्ट यानी हवस का कारक भी कहलाता है। अब इसमें 2 तरीके की स्थितियां हैं। अगर आपका शुक्र बहुत बली है और उसका संबंध किसी भी तरीके से 12वें घर से आता है, तो ऐसे लोगों के प्रति अन्य स्त्री या पुरुष बहुत आकर्षण होते हैं, या ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग के अन्य लोगों के साथ संबंध भी देखे जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज अपने आप खिंच के चली आती है। इसके विपरीत यही शुक्र ग्रह बहुत पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए गलत तरीके के लोगों के साथ मिलता जुलता है, उनके साथ संबंध बनाता है। यानी बहुत बार जो लोग देह का व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है, क्योंकि उच्च का शुक्र है, बढ़िया शुक्र है और बली है, तो उसके पास वो चीज़ें खिंच के आती हैं, और जिनका शुक्र पीड़ित होता है उनके पास वो चीज़ें खिंच के नहीं आती, वो उस चीज़ों को ज़बरदस्ती लेने के लिए देखते हैं। इसलिए वो सभी लोग जिनके मन में एक टेंडेंसी होती है किसी स्त्री या पुरुष की तरफ गलत नज़रों से देखना, या आज के समय में जितने भी केसेस रेप से संबंधित होते हैं, बलात्कार से संबंधित होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जब वो वैवाहिक सुख कहीं से नहीं मिलता है तो वो अपनी हताशा कहीं ना कहीं निकालते ही हैं। इसलिए शुक्र ग्रह की स्थिति को लगन कुंडली के साथ साथ आप नवांश कुंडली में भी जरूर देखें। ये नियम लगन और नवांश दोनों पे लागू होता है कि अगर आपका लगन कुंडली में भी शुक्र पीड़ित है और नवांश में भी पीड़ित है तो आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, और इसी वैवाहिक सुख ना मिलने के चलते ही जीवन में होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये चीजें यहीं से देखी जाती हैं कि अगर शुक्र का कनेक्शन किसी भी तरीके से 12वें घर से बनता है तो ये यही है कि क्या उसको 12वें घर में बैठा हो या देख रहा हो, चाहे लगन में हो चाहे नवांश में हो। अगर इसका 6ठे घर से संबंध है तो ये क्या करता है, जीवन साथी के बीच में झगड़े बहुत होते रहते हैं। बहुत बार तो देखा गया है व्यक्ति का जो जीवन साथी है शादी के बाद से ही बीमार ही रहता है, उसको लगातार बीमारी ही लगी हुई है, उसकी बीमारी पर ही खर्च होता चला जा रहा है। अगर शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में है और उसका 3, 7, 11 से संबंध बनता है तो ये तीनों भाव इच्छा पूर्ति के भाव। ऐसा व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति होती है, खास तौर पे जीवन की सभी प्रकार की लग्जरी उसको मिलती है।
जैसा कि हम जानते हैं कि लगन से और चंद्रमा से हम कुंडली को देखते हैं, तो हम लगन और चंद्रमा से सप्तम भाव को भी देखते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह इसमें न्यूट्रल है। शुक्र ग्रह इसमें न्यूट्रल है। शुक्र को हमें देखना ही है। हमें यहाँ पे शुक्र को ऐसे भी देखना है कि भी शुक्र की स्थिति कुंडली में क्या है और नवांश में स्थिति क्या है। तो वहीं शास्त्र कहता है कि शुक्र लगन से भी देखें, क्योंकि शुक्र को प्योरली विवाह का कारक कहा गया। आप जहां पर कुंडली में शुक्र बैठा है उसको लग्न बना लीजिए और वहां से देखिए कि चौथा घर यानी सुख शांति, सप्तम भाव यानी विवाह, अष्टम भाव यानी मांगल्य जीवन और 12वां घर यानी बेडरूम के ये किस प्रकार की स्थितियों में हैं। इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि भैया शुक्र ग्रह आपका जितना बली है उतना ही शादी के बाद आपकी सुख शांति बढ़ती है, और शुक्र ग्रह आपका जितना कमज़ोर है उतना ही शादी के बाद आपकी जो मैरिड लाइफ है वो घटती चली जाती है, वो खराब होती चली जाती है। इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशंस मंगल दोष और शुक्र ये एक अनिवार्य तथ्य हैं किसी भी वैवाहिक सुख के लिए, कि आप मोटे तौर पे बता सकते हैं वैवाहिक सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और वैवाहिक सुख तो तभी मिलेगा जब जीवन साथी साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे और उनके बीच में संबंध अच्छे होंगे। और आप ये समझे कि बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, काम चल रहा है। बहुत से कपल्स ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, लेकिन उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बस नाम मात्र हैं सामाजिक रूप से, यानी अवश्य ही उनके जीवन में शुक्र खराब है। अब इसमें भी हस्बैंड और वाइफ दोनों का रोल है। जिसका ज़्यादा खराब होता है फिर वो उस सुख को ढूंढने के लिए अन्य तरफ जाता है। जिसका कम खराब होता है वो सामाजिक दायरे में रह जाता है, फंस जाता है, बच जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें जीवन में नॉर्मली कुंडली में भी देखनी चाहिए कि विवाह वैवाहिक सुख कैसा, कुंडली मिलान में भी देखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी हम मंगल दोष और शुक्र को देखते हैं, और नेचुरली भी देखना चाहिए कि भी हम एक कुंडली को देख के कैसा पता लगाएं कि इसको शादी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसके जीवन में पूरे जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही मुख्य विषय था जिस पे हम सभी लोगों को खास तौर पे विचार करना चाहिए, क्योंकि हम तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखते हैं और आप लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो अपनी कुंडलियाँ उठाइए और देखिए कि शादी तो हो गई, 7वें घर ने शादी करा दी, शादी के प्रॉमिस थे, जल्दी हुई लेट हुई अलग है, लेकिन अगर आपकी नहीं बन पा रही है तो आप जरूर अपने शुक्र को चेक कर सकते हैं। और जब शुक्र खराब मिले तो भाई इसके लिए सबसे बढ़िया क्या, लोग रेमेडी भी पूछते हैं। पहली रेमेडी है कि आप उन चीज़ों को खुद समझें कि भाई मुझे ईश्वर ने इसके साथ पैदा किया है, इसलिए मैं इन चीज़ों को सर्वाइव भी करूँगा, इनके साथ जीऊँगा, इसकी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करूँगा। तो वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी, शुक्र को देवी का प्रतीक कहा गया है। तो इसके लिए ये चीज़ आपको ज्योतिषी बताएंगे, उनकी कुंडली जब आप उनको दिखाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई आप इस शुक्र को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कि कौन सी देवी की उपासना करने से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए एक ही उपाय कार्य करता दिखाई दे। लेकिन हाँ, शुक्र को देवी प्रतीक कहा गया है, तो आप चाहें तो अपनी सच्ची श्रद्धा से जिस भी देवी में आपकी श्रद्धा हो उसको कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। तो ये था मेरा आज का विषय और बहुत मुख्य विषय कि मंगल ग्रह, मंगल दोष, शुक्र और वैवाहिक संबंध, ये तीनों के तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। बने रहिएगा इसी प्रकार हमारे साथ, अभी बहुत कुछ बाकी है नवांश कुंडली की सीरीज़ में। जय श्री राम।